पिछले दिनों एक गांव के अंदर में कार्यक्रम कर रहा था। एक बहुत बुजुर्ग लगभग 85 साल की उम्र के एक व्यक्ति ने कहा, भाई ये गठबंधन अब हुआ बहुत दिनों के बाद, ये गठबंधन बहुत पहले हो जाना चाहिए था और जो अच्छे निर्णय होने चाहिए थे वो अब से पहले हो जाते। कहने का मेरा आशय यही है, हम सब लोगों को एक अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव आप लोग करने जा रहे हो। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो और हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाएं, उनसे बाहर निकल करके ऐतिहासिक परिणाम देने का काम करना है। आज देश के भले के लिए, देश की उन्नति के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए हम लोगों ने अपना रास्ता अख्तियार करने का काम करना है। उस रास्ते पर चलने का काम करना है जिस रास्ते से गरीब व्यक्ति का भला हो सके, जिस रास्ते से चल करके इस देश के अंदर रहने वाले किसान का भला होने का काम हो सके। इस रास्ते का अख्तियार करने का काम करना चाहिए जिस रास्ते से चल करके महिलाओं का सम्मान हो सके, नौजवानों का सम्मान हो सके, अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति का भला होने का काम हो सके। इस विचारधारा से आगे बढ़ने का काम करना है। इस देश के अंदर जिन ऐतिहासिक निर्णयों को करने की आवश्यकता थी, आप लोगों की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने उन ऐतिहासिक निर्णयों का परिणाम देने का काम किया है। धारा 370 जैसे मसले का निराकरण करने का काम किया है। एक ऐतिहासिक निर्णय जिसकी हम सब लोग बहुत लंबे समय से इंतजार में थे। माननीय चौधरी चरण सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको सम्मान अब से बरसों कितने साल पहले मिल जाना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिल पाया था। गठबंधन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का जो निर्णय हुआ है वो हम सब लोगों के लिए बड़े प्रसन्नता का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति, किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है, उनके इस भारत रत्न को मिलने के बाद जिसको हमारे आदरणीय आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी जी ने ग्रहण करने का काम किया है, हम आप लोगों को ये आग्रह करना चाहते हैं, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय पर हम लोग उनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, बातें तो बहुत सारी कहने के हैं, बहुत लंबी फेहरिस्त हमारे पास है, बहुत लंबी सूची है जो देश के भले के लिए काम आने वाली चीजें हैं, देश के हित में होने वाले निर्णय हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना जरूरी है। देश की सीमा पर खड़े होने वाले जवान जो हमारे देश की रक्षा करने का काम करते हैं, देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं, उनके ऊपर दुनिया भर के आतंकवादी हमले होते रहे और वो अपनी सीमा पर खड़े होकर के यही चिंता उनके अंदर देखने को मिलती रही कि हमें अपने देश के लोगों की रक्षा करने का काम करना है, उनकी सुरक्षा करने का काम करना है। और वो अपनी ड्यूटी देते समय, सीमा की रक्षा करते समय ना उन्होंने छुट्टी देखी, ना उन्होंने ये देखा हमें खाना कब मिलेगा, ना उन्होंने प्यास की चिंता करने का काम किया, ना गर्मी की चिंता करने का काम किया, ना ठंड की चिंता करने का काम किया, ना छुट्टी की चिंता करने का काम किया, ना ये सोचा कि हमें अपने माँ बाप से मिलने का अवसर कब मिलेगा, अपने पत्नी बच्चों से मिलने का अवसर कब मिलेगा, अपनी बहन से मिलने का अवसर कब मिलेगा। केवल और केवल एक ही चिंता कि भारत की रक्षा करनी है, देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की रक्षा करने का कार्य करना है। साथियों, बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हमले होने का काम होता रहा है, जवान बहुत बुरी तरीके से हताहत होने का काम होता रहा है। साथियों, इन दूसरे दलों की सरकार, कांग्रेस के दल की सरकार के दौरान किस प्रकार का वातावरण देखने को मिला, बड़े बड़ी आतंकवादी घटना होने का काम होता रहा। किसी भी आतंकवादी घटना को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कभी नहीं हुआ। आप लोग की सरकार के आने के बाद अगर जरा सी भी कोई घटना किसी ने अंजाम देने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किस प्रकार से होता रहा है वो आप लोग की सरकार के दौरान ही संभव था, नहीं तो दूसरे दल की सरकार के दौरान संभव नहीं था। अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर फंस गया, अभिनंदन को चंद घंटों के अंदर वापस लाना, ये आप लोगों की सरकार की काबिलियत, ये आप लोगों के मोदी जी की काबिलियत, ये एनडीए की सरकार की काबिलियत की ही बदौलत संभव हो पाया। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय, ऐसे हम सब लोग आज ऐसे वातावरण में काम करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल था? सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था को ठीक करने का होता है, उनमें कहीं भी कमी लग रही हो तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। लेकिन साथियों, कहना मैं चाहता हूं, हम सब लोग किसान परिवार से आने वाले लोग हैं, सभी लोगों को किसानों के विषय को लेकर के चिंता करने का काम करना है। जो भी विषय हो सकते हैं, किसान के हित में हम लोग आगे बढ़े, किसानों के भले के लिए आगे बढ़े, नौजवानों के भले के लिए आगे बढ़े, गरीब के भले के लिए आगे बढ़े, महिलाओं के भले के लिए आगे बढ़े। और भाई साथियों,
कानून व्यवस्था की मैं जिक्र करने का काम कर रहा था। कानून व्यवस्था, महिला बाजार तक जा नहीं सकती थी, लड़कियां स्कूल तक जा नहीं सकती थी, व्यापारी दुकान पर बैठ करके अपना काम नहीं कर पाता था। ऐसा वातावरण यहाँ देखने को मिला। जो दल आज आप लोगों के सामने चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, हम घंटों भी बोले भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार के बहुत सारी उपलब्धियां हम गिनाने का काम कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एक ही बात पूछने का काम करना है कि जिस समय आप लोगों के दल की यहां पर सरकार होती थी, अपने दल की सरकार की एक उपलब्धि बता दें। एक उपलब्धि मिलेगी नहीं। उपलब्धि है गुंडागर्दी, उपलब्धि है तानाशाही, उपलब्धि है गुंडों के बल पर सरकार को चलाना, अपराधियों के माध्यम से सरकार को चलाना। इसी प्रकार का वातावरण यहाँ देखने को मिलता रहा है। उस वातावरण से बाहर निकलने का आज हम सब लोगों को अवसर मिला है। ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, यहीं से, इस धरती से, ओढ़ की धरती से माननीय जयंत चौधरी जी को ये संदेश वो लेकर के जाए कि कैराना लोकसभा पर हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को भारी मतों से जिता करके भेजने का काम करेंगे। ऐसा संदेश माननीय जयंत जी यहां से जाकर के जब दिल्ली पहुंचे, वरिष्ठ लोगों के साथ बैठने का काम करें, वो यहां से वे संदेश लेकर के जाएं, वरिष्ठ लोगों को भी ये बताने का काम कर सके कि कैराना पे हम लोग किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है। कैराना पे भारी मतों से जीतने का काम करने जा रहे हैं, बड़े मतों से जीतने का काम करने जा रहे हैं। ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करूंगा, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। मेरे इस कार्यकाल के दौरान जो भी मेरे से अच्छा हो सका उसका परिणाम मैंने दिया। आज हमारा जिला शामली छोटा जरूर है, लेकिन बड़े बड़े हाईवे का परिणाम, सहारनपुर दिल्ली, दिल्ली देहरादून, मेरठ करनाल, पानीपत खटिम्बा और वह शामली अम्बाला, ये हाईवे हमारे जिले शामली के अंदर मिले। ऐसे जिला अगर आप दूसरा आसपास में देखने का काम करोगे तो नहीं मिलेगा। कानून व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था को ठीक करने का काम किया गया। इसके अलावा कोरोना का काल आया, कोरोना के समय में बहुत बड़ा संकट देखने को मिला। अस्पताल के निर्माण होना, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, स्टेडियम की स्वीकृति आना, नवोदय विद्यालय की स्थापना होना, उन सभी कामों का परिणाम आप लोगों के माध्यम से रहते हुए यहाँ करने का काम किया। आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे इस कार्यकाल में कहीं कोई त्रुटि नहीं हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए आप लोगों से आह्वान करूंगा, आगे चल करके किसी भी प्रकार की अपनी साइड से कमी नहीं छोड़ी जाएगी और बेहतर परिणाम आप लोगों के बीच में रह करके देने का काम करता रहूंगा। आप लोगों की सेवा करने का काम करता रहूंगा, उसमें अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब। और अब मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पर नेता हैं, मैं सब केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वागत करेंगे चोर साहब का। और विजय कुमार कश्यप चेयरमैन झिंझाना, वो कहीं जहां भी है वो स्टेज पर आ जाए। चेयरमैन झिंझाना विजय कश्यप जी। और अब मैं आपने बहुत सुरेश कश्यप झिंझाना चेयरमैन, वो भी मंच पर आ जाएं। और अब मैं करोड़ों करोड़ों किसानों की आवाज, करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, इस देश की आन और बान शान माननीय जयंत चौधरी जी से अनुरोध करूंगा, करोड़ों करोड़ों युवाओं की दिलों की धड़कन और युवाओं की आवाज। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी आपके बीच में है। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। राम राम जी। रुक जाओ। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद के तौर पर आपकी सेवा करने वाले और दोबारा हमारे संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक निर्वाल जी, भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सामने बैठे हम सबके
जो आगुंतक आए हैं, जो अभिभावक हैं हमारे, जनता के लोग अब फैसला करेंगे। फैसले की घड़ी है, निर्णायक भूमिका तो आप लोगों की। हम लोग जो कर सकते थे हमने किया। आपने, लोकदल के लोगों ने चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद मुझे एक जिम्मेदारी दी और मेरी यही कोशिश है कि मैं ऐसे फैसले समय पर लूं जिसका लाभ और प्रभाव आपके जिंदगी पे पड़े। उन क्षेत्र के, इस गांव के लोग, आसपास क्षेत्र के लोग, आप हमेशा सामाजिक कार्यों में तत्पर रहते। मुझे खुशी हुई जानकर अभी बीते दिनों में शहीद भगत सिंह जी के परिवार के भी, उनके परिवारजन यहाँ आए। आपने भरपूर उनका स्वागत किया, सत्कार किया और उनकी बातें भी यहाँ मंच सजा के सुनी। मुझे वो भी दिन याद है जब ये चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ। जिस तरह की आज बैठक हो रही है, एक उमंग, एक उत्साह, एक भावना आपने प्रकट की, उसी तरीके से, उसी मिजाज और मन दिल लेके आप लोग आए थे। मुझे हमारे चौधरी सूरजमल जी की भी याद आ रही है, क्योंकि जहां आपने मुझे बैठा रखा, मेरे बगल में वो बैठे थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आशीर्वाद देना चाह रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ के मुझे महसूस हुआ कि आपको तो बुखार हो रहा है चौधरी साहब। उनका बुखार तो हो रहा है लेकिन मुझे तो आना था। चौधरी सूरजमल जी भी कभी कोई सामाजिक मंच छोड़ते नहीं। मैं उनको भी आज इस मंच के माध्यम से, सब लोग हमारे परिवार के लोग हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक बात अब चुनाव की है, चुनाव की ही की जानी चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के। लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोग मुझे बहुत अच्छी तरीका जानते हैं। एक तो मथुरा, क्योंकि वहां मैं चुनाव भी लड़ा, सांसद रहा हूं। इस क्षेत्र से कई गुना ज्यादा वहां गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, 10-15 घर के मजरे हैं। कभी उनकी बसावट हुई, बड़े गांव से निकल के निकासी उनकी, अब उनकी वहीं पे सब परिवार और वही उनका गांव। फिर भी मैंने कोई छोटा गांव वहां छोड़ा नहीं हूं, हर गांव में मैं गया। उसी तरीके से बागपत क्षेत्र तो ऐसा है जो आप जानते हो, चौधरी चरण सिंह जी के समय से चौधरी अजीत सिंह जी वहां चुनाव लड़ते भी थे और जीतते भी थे। पिछला चुनाव में वहां से लड़ा हूं। तीसरा क्षेत्र यह आपका है, क्योंकि कैराना में जब बाई इलेक्शन हो रहा था तो मुझे लगता कि इस क्षेत्र में भी कोई गांव अछूता नहीं रहा जिसमें हम और आपने जाके प्रयास न किया। तो आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, कोई बात मेरे चेहरे पे या जुबान पे ना आए उससे पहले आप मेरी बात को इशारे के तौर पे समझ जाओगे। रणनीति, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में रणनीति होनी चाहिए, यही नेता का काम होता है। शतरंज भी यहां खेलते होंगे, किसी को शौक है शतरंज का? तो शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे देता है। कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली पार्टी। जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ, हमें कोई मलाल नहीं है। उनकी अपनी जिम्मेदारी है अपने दल के लिए, मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों के लिए। देश में क्या हो रहा है, कौन से मुद्दे आगे बढ़ चढ़कर जिनकी सरोकार जनता के बीच में है, विश्वास जनता का किन लोगों पर है, उसे हमने और आपने भी देखा। और नेता की बड़ी जिम्मेदारी होती है, कभी कभी तो कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, लोग मनाने पड़ते हैं कि भाई साथ दो, अब तो फैसला हो लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जनता फैसले लेती है और नेता कहती है कि जनता ही सही है, मैं जनता के साथ चलूंगा। जनता के आगे आगे चलने वाला भी नेता होता है, जनता को मोड़ने वाला भी नेता होता है। और कभी कभी जो जनता का निर्णय, जनता का मिजाज, जनता का जो मन, कौन सी बात जनता को ठीक लग रही है
उस बात के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति भी नेता होता है। और मैं लोकदल वालों को समझा सकता हूं। मैं तो लोकदल के लोगों से खास तौर से बात करने आया हूं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं ही हमारे, लोकदल वाले पूरे अधिकार के साथ इनसे काम भी लेंगे और लोकदल के मान सम्मान और कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए हम कसर कर भी सकते हैं, ये कसर नहीं छोड़ने वाले। लेकिन मैं लोकदल के लोगों से खास तौर पर बात यही करना चाहता हूं कि हमने और आपने तो संघर्ष बहुत किए। अब आप भी सोचिए, हमारे जो मुद्दे हैं, आप किसान की तरफ देखिए। किसान की अगली पीढ़ी जो है, चौधरी अजीत सिंह जी क्या हमारे क्षेत्र के लिए चाहते थे? वो चाहते थे कि यहाँ जमीनें तो इतनी छोटी रह गई, बंटवारे होते रहे, आगे भी होंगे। सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी हैं कि खेती के लायक जमीन तो और कम बचेंगे जब तक कोई दूसरा स्रोत खड़ा नहीं होगा रोजगार का। खेती से अलग हटके भी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत विस्तार होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में लास्ट चीनी का उद्योग चौधरी अजीत सिंह जी ने स्थापित किया और उसके बाद कोई बहुत ज्यादा तरक्की हमने होती नहीं देखी। अब हमने देखा है कि सरकार ने जो केंद्र में है, उन्होंने एक इच्छा शक्ति उनकी है जो प्रबल है और जो दिखाई पड़ती है। इनके नजर में कोई काम छोटा नहीं होता। जब तक ये सोच हम समाज में और नेताओं में पैदा नहीं करेंगे कि काम कोई कमजोरी या छोटा नहीं होता। काश्तकार, मजदूरी करने वाला मजदूर, जो कारीगर हैं, कुम्हार है, लोहार है, सुनार है, जो हाथों से काम करते हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटे काम। कई बार मुझे लोग आके मिलते हैं, जी हम तो बड़े छोटे समाज से हैं। मुझे टोकना पड़ता है कि छोटा समाज क्या मतलब होता है। तो ये जो छोटे बड़े की आपस में बैर करने की हमारे इस क्षेत्र में पुरानी फितरत रही है और ये रोग की तरह है। इस व्यवस्था से बाहर निकलते हो, शहर में चले जाते हैं लोग, तब भी वो जाति से नहीं ऊपर उठ पाते। यही तो चौधरी चरण सिंह जी की मुख्य लड़ाई थी। वो जातियों को के महत्व इतना ही देते थे कि उनको यह समझ में था कि मंच पे, राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक मुख्य धारा में हमें ख्याल रखना है कोई भी जाति वंचित ना रह जाए। इसलिए बहुत से ऐसे समाज के लोग जिनको कभी मौका नहीं मिला, चौधरी साहब ने बीकेडी के समय से उनको चुनाव भी लड़ाया, संगठन में इन्वॉल्व किया। आज वही हम स्थिति देख रहे हैं। वही एक राजनीतिक सोच देश में विकसित करने की कोशिश सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। एक योजना का नाम मैं बताना चाहता हूं जो उदाहरण है, विश्वकर्मा योजना। नरेगा योजना है मजदूर के लिए, लेकिन गांव में हो या शहर में हो, जो कारीगर है, जो नाव बनाता है, जो बर्तन बनाते हैं, जो मूर्तिकार है, जो माला बनाते हैं, वही लोहार, कुम्हार, सुनार, इनके लिए कौन सी योजना बनी थी आज तक? 13,000 करोड़ की योजना है। किस तरीके से इन लोगों को हम प्रशिक्षित करें, उनको लाखों रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था। अभी सितंबर 2023 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसकी अभी शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम लोग मंचों से इसलिए बताने आए हैं कि बहुत बारीकी से सोचा जा रहा है किसान और कमेरे के लिए। अब किसान की मुख्य बात है दाम की। हर फसल का दाम कैसे बेहतर किसान को दिया जाए, कैसे सुनिश्चित हो। गन्ने की फसल की अपनी समस्याएं हैं। अब मैं धान का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आज यहां अखबारों में छपी नहीं होगी बात। पहली बार भारत सरकार ने 2020 में इसका प्रयोग किया। बाली में मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस हुई संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, और वहां एक औजार तैयार किया गया। 5वीं बार 2020 के बाद भारत सरकार ने इसका प्रयोग किया है किसानों का बचाव करने के लिए। आपको मालूम है कि डब्ल्यूटीओ के नियम है कि भारत जैसे विकासशील देश, कृषि प्रधान देश,
जितना किसी फसल का देश में उत्पाद होता है उससे 10% ज्यादा समर्थन किसानों को नहीं दे सकते। यह आज की शर्त नहीं है, आज का कानून नहीं, पहले से लागू WTO के तहत चल रहा है। लेकिन 2020 में सरकार ने कहा नहीं, हम बड़े पैमाने पे किसानों से खरीदना भी चाहते हैं, उसका भंडारण भी करना चाहते हैं और उसका वितरण करना चाहते हैं। और अब फिर हाल में 5वीं बार भारत सरकार ने कहा कि धान की हमने टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन $5300 करोड़ है और हमने उसका 12% यानी 10% को लांग दिया। 12% समर्थन अनुदान के रूप में, चाहे वो खाद की सब्सिडी हो, बिजली की सब्सिडी हो या खरीद रहे हो किसान से, 12% तक हमने दी है। और भारत सरकार ने छूट मांगी है WTO से। तो मंच पे कह देना बहुत आसान है, लेकिन भारत सरकार मेरी नजर में आज इन विषयों को लेकर बेहद गंभीर है। और जो सरकार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती, वो किसान के नाम पे कभी क्यों कोई कसर छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। और जो कमजोरियां थी, जो कमियां रही हो, जब पहले लोकदल का आदमी खड़ा होता था तो बुरा मत मानना बीजेपी के साथियों, हो सकता है भाई सरकार में तो आप ही लोग थे, हम लोग तो सड़क पे थे, आप लोग सड़क पे, आप सदन में थे। हो सकता है ये लोग सोचते हो भाई प्रतिद्वंदी आ गए हमारे, लेकिन आज जब लोकदल का रंग हरे रंग का पट्टा और टोपी पहन के आप जाओगे तो कहेंगे हमारे सहयोगी आ गए, हमारे साथी आ गए। इतना बड़ा फर्क होगा। जब मैं किसी मेज पे बैठ के, चाहे मुख्यमंत्री के यहां हो, चाहे देश के किसी कार्यालय के अंदर हो, किसी मंत्रालय की बात हो या प्रधानमंत्री के सामने कोई बात हो, अगर मैं खड़े हो के यहां शामली के लिए या किसानों के लिए जो लोकदल की विचारधारा चौधरी साहब की है उससे जुड़ी कोई बात कहूंगा, तो आज उस बात को लोग हाथों हाथ लेंगे, गले मिलाकर हमारे काम को पूरा करने, अंजाम तक ले जाने का प्रयास होगा। तो ये 1 और 1 11, ये 1 और 1 11 है। अब अखिलेश जी तो मुझे 6 और 7 का गणित सिखाना चाह रहे हैं, बट मैंने बता दिया बेगम हमें दे रहे थे और मारना हमें ही चाह रहे थे। तो इसका तोड़ भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। प्रदीप जी भी सहयोग करेंगे किसान के विषयों पे, पूरे अधिकार के साथ आप जाके दमदारी से अपने काम कराना, हाथ पकड़ के अपने गांव की तस्वीर दिखाना। ऊन के लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूं। यहाँ से मुझे जाना है मुजफ्फरनगर और फिर बिजनौर, आज कार्यक्रम बिजनौर क्षेत्र के भी हैं। मैं आखिर में कहता हूं, अगर आप बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का नाम सुना है कि नहीं सुना? करीब से देख रखे हैं। मुझे लगता कि कितने लोग यहां चुनाव लड़ चुके, बताओ लोकदल वाले कितने लोग लड़ चुके, जिला पंचायत, विधायक, आप सबके चुनाव में डॉक्टर सांगवान जी करने आए थे, मदद करने आए थे। और चंदन चौहान नौजवान है, संजय चौहान जी के बेटे, उनको भी जानते हो आप। अगर उन दोनों सीट पे लोकदल को जिताना चाहते हो तो जितने वोट से पिछली बार जिताया था उससे ज्यादा वोटों से प्रदीप जी को जिताना अनिवार्य है। क्योंकि पहले समय होता था कि आप कहीं कुछ कह लो, दूसरी जगह जाके कुछ और कह लो, अब नहीं पॉसिबल। ये जो है ना फोन वाले, तो अगर बागपत में आप नुकसान नहीं कराना चाहते, बाद में लोग खबर बनाएंगे देखो जैन जी कर गए इशारा। कुछ पत्रकार ऐसे हैं, मैं तो खुल के जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, पहले सोच के नहीं आया था क्या बोलूंगा। कोई लाग लपेट नहीं है, सीधी ईमानदारी से बात है। हम लोग छाती अड़ा के हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता को अब लाठी खाने की जरूरत नहीं, हम छाती अड़ा के और ईमानदारी के साथ इनके साथ देने के लिए खड़े हैं। और इनकी भी कुछ व्यवहारिक बातें हैं, ये काम लेना भी जानते हैं, ये व्यवस्था बनाना भी जानते हैं। कांग्रेस के साथ 5 साल हमने राजस्थान में सरकार में साझेदार थे। उनके 99 विधायक आए थे, भरतपुर से आपका 1 आया था, तब सरकार बनी थी। लेकिन 5 साल, बात मैं बताना चाहता हूं, 5 साल हम उनको जाके कहते थे कि हाँ विश्वविद्यालयों में चौधरी चरण सिंह जी की पीठ स्थापित कर दो। राज्यपाल से हमारे लोग मिलके आए, राज्यपाल जी ने कहा मैं तो इंतजार कर रहा हूं, राज्य सरकार प्रस्ताव तो भेजे। और फिर जब चुनाव आया
पिछली बार 2 सीट दी थी, इस बार 1 काट के 1 कर दी। कहीं पूछा नहीं कि प्रचार करने आ जाओ, मैं तो उनकी मदद करता। और यहां बीजेपी 13 तारीख में मुझे बीकानेर और चुरू बुला रही है कि आइए और 400 पार का नारा देके मोदी जी को मजबूत कीजिए। तो ये तो फर्क दिखाई दे रहा होगा लोकदल वालों। हम लोग जो करते हैं मान सम्मान के लिए करते हैं, बाकी सब बात पीछे है। जो पगड़ी पहनाई वो मान सम्मान की पगड़ी है, वो महज कपड़ा नहीं है, मैंने उतार दी, मत मानना। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद छपरौली में जब आपने मुझे पगड़ी पहनाई है, तो मैं तो ये मानता हूं कि पगड़ी आपके मान सम्मान की है। तो मान सम्मान की रक्षा भी आपको करनी है, हमारे गठबंधन को मजबूत बनाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब जो सभा के अध्यक्ष जी हैं, मैं आए चौधरी सुखिंदर जी और सभा का समापन करें। चौधरी सुखिंदर जी। भाई सहयोग करें, ये सब मिलजुल कर वोट।